अध्याय 166 अतिरिक्त कहानी 2। वेई शाओ दंग रह गया, लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जियो कियाओ द्वारा टेस्ट पेपर खोलने का इंतजार किए बिना उसने उसके हाथ से पेपर छीन लिया। जियो कियाओ ने उसकी ओर देखा, अपना चिकना सफेद हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वेई शाओ ने टेस्ट पेपर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। यह पेपर ठीक से लिखा नहीं है, आप दूसरा देख सकते हैं। मैं इसे देखना चाहता हूँ। जियो कियाओ ने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। वेई शाओ स्थिर रहा, इसलिए जियो कियाओ ने खुद टेस्ट पेपर लेने के लिए उसकी पीठ के पीछे हाथ डाला। किसने सोचा होगा कि वी शाओ अभी भी उसे कसकर पकड़े रखेगा और जाने नहीं देगा। जियाओ कियाओ के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी। जाने दो, वी शाओ ने धीरे से उसे जाने दिया और उसने टेस्ट पेपर ले लिया। उसे इसे खोलते और पाठ को पढ़ने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए देखकर उसकी नज़र आखिरकार कागज पर लिखे नाम पर पड़ी। उसने सोच में डूबकर अपने अंदर उबल रही ईर्ष्या की भावना को दबाते हुए कहा, गाओ हेंग का पाठ फूलों और खाली शब्दों से भरा है, बकवास कर रहा है। तुम क्या सोचते हो यार? ट्यू क्यू ने परीक्षा का पेपर नीचे रख दिया। यहाँ आते समय मैं डॉक्टर फोंग से मिला। मैंने बस यूं ही शाही परीक्षा के बारे में पूछा। डॉक्टर की राय महामहिम की राय से बिल्कुल विपरीत है। डॉक्टर के अनुसार काओ बो हाई का शीर्ष रैंक तक पहुंचने का परीक्षा पेपर बेहद योग्य था। वेई शाओ शर्मिंदा था और खांसते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि मैं पिछले राजवंश को बदनाम कर रहा हूँ। लेकिन फोंग ही थाई होक वियन में डॉक्टर के रूप में कैसे पहुंचे? जाहिर है, सभी प्रकार की बकवास बातें। दीन गुयेन क्या है? ऐसा इसलिए नहीं है कि गांव हेंग का वह आदमी भी कुछ हद तक मशहूर है, भले ही वह कुत्ते की गंदगी लिखता हो, वे उसे सूंघ सकते हैं। उसके चेहरे से पता चलता था कि वह आक्रोश से भरा हुआ था। जियो कियाओ को उसकी ओर देखते हुए देखकर उसकी आवाज धीरे धीरे नरम हो गई और आखिरकार रुक गई। जारी रखें। जियो कियाओ झुक गई और उसकी गोद में बैठ गई। उसे रुकते हुए देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और उससे आग्रह किया। उन दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और अचानक उसने कहा, तुम जानबूझकर मेरा विरोध करना चाहते हो, है ना? मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे यह काओ हेंग आदमी पसंद नहीं है। इसके अलावा उसने उसकी ओर देखा, इसके अलावा उसने परीक्षा किसी और उद्देश्य से दी थी। क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे कि तुम्हें नहीं पता? ट्यू क्यू ने उसे बहुत देर तक देखा, उसका गंभीर चेहरा हंसने से खुद को नहीं रोक सका। और क्या योजना है? साफ साफ कहो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गुस्से में वेई शाओ ने बस सब कुछ कह दिया। पहले तो उसे चिंता हुई कि ट्यू क्यू नोटिस कर लेगी। अब उसकी मुस्कान को हिबिस्कस के खिलने की तरह देखकर उसका दिल द्रवित हो गया। उसने उसे गले लगाने का मौका लिया। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मुझे दोष मत देना। मुझे पहले से ही पता था कि काओ हांग के पास आपके लिए अन्य योजनाएं थी। वह स्पष्ट रूप से मुझसे विवाहित थी, लेकिन उसने यह कहने की हिम्मत की कि वह किसी तरह की आत्मा साथी थी। यह ठीक था, लेकिन उसने उसे युनमेन की चट्टान पर लेखन और बुद्ध की मूर्तियों को देखने के लिए भी आमंत्रित किया। क्या उसके प्रति उसके कुछ और इरादे हैं? दरअसल मैं पिछले कुछ वर्षों से उसके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता। अप्रत्याशित रूप से अब वह रुक गया। फिर क्या? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर से यहाँ आ रहा है। जितना अधिक वेई शाओ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह परेशान हो गया। बो है काओ थी नाम के साथ। अगर वह एक अधिकारी बनना चाहता था तो वह पिछले राजवंश से ऐसा कर चुका होता। जल्दी नहीं आना, देर से नहीं आना, केवल इस समय परीक्षा में भाग लेना।
उसने स्पष्ट रूप से सुना कि इस बार परीक्षा नियम उसके द्वारा सोचे गए थे, इसलिए उसने जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए भाग लिया। क्या आपको कोई शर्म है? यह कहानी बहुत साल पहले की है। फीफी उस समय लगभग 3 साल का था, फिर भी उसे उस समय की छोटी छोटी बातें अभी भी याद थी। शाही परीक्षाएं अभी अभी शुरू हुई हैं और दुनिया भर के विद्वान एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। मुझे पता है कि महामहिम बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं और उन स्थानीय विद्वानों को नीची नज़र से देखते हैं जिन्होंने अतीत में देश की स्थिरता को प्रभावित नहीं किया। लेकिन अगर वे वास्तव में विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं और इलाका अस्थिर हो जाता है, तो महामहिम इस वजह से लोगों का सिर नहीं काट सकते। आपको अभी भी चीजों को निष्पक्ष रूप से हल करने का कोई तरीका सोचना होगा, है ना? काओ बो हाई ने न केवल सार्वजनिक रूप से महामहिम का समर्थन किया, बल्कि उन पर शाही परीक्षाओं में भाग लेने का दबाव भी डाला गया। अपने प्रभाव के कारण वह विद्वान कबीले को चुप कराने में सक्षम थे। दाई येन द्वारा शाही परीक्षा शुरू करने का उद्देश्य क्या है? रूढ़िवादिता पर आधारित नहीं, बल्कि विश्व भर से प्रतिभाओं की भर्ती। अब वह अपनी प्रतिभा के कारण शाही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। आप उसे पुरस्कृत नहीं करते, लेकिन अब आप जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्यू ने एक उंगली बाहर निकाली और अपनी छाती को दबाया। मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें सुई की नोक से ज्यादा बड़ी नहीं हैं। मैं ऐसा ही हूँ। यह पहला दिन नहीं है, आप जानते हैं। वेई शाओ ने गुनगुनाया। अगर उन दूसरे कबीलों ने मुझे भड़काने की हिम्मत की, तो मेरे पास उन्हें मार डालने का एक तरीका होगा। उस काओ हेंग को एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो कियाओ ने भौहें सिकोड़ी। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हें तानाशाह बनने की क्षमता है? एक तानाशाह तो तानाशाह ही होता है। वेई शाओ ने पलक झपकाने की भी जहमत नहीं उठाई। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे अभी भी यह काओ हेंग पसंद नहीं है। चाहे वह लिखने में कितना भी अच्छा क्यों न हो, चाहे वह दुनिया को बचाने में कितना भी सक्षम क्यों न हो, मुझे उसे चुनने के लिए कहने के बारे में सोचना भी मत। जियो कियाओ ने उसे घूर कर देखा, अपनी कमर को गले लगाने वाले हाथ को दूर धकेल दिया, खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज खुश है। यह उपपत्नी पहले विदा लेगी। वह मुड़ी और सीधे बाहर चली गई। जब सम्राट और महारानी एक ही कमरे में थे, तो महल में एक अलिखित नियम था, अगर नहीं बुलाया गया, तो सभी महल के नौकर सक्रिय रूप से बाहर चले जाएंगे। इसलिए इस समय पूरे बड़े जुआन क्यू में केवल 2 लोग थे, सम्राट और महारानी। रुको, यहाँ वापस आओ। रुको। जियो कियाओ पहले ही दरवाजे तक चली गई थी। उसके पीछे कदमों की एक श्रृंखला आई। वेई शाओ ने उसका पीछा किया और उसका हाथ वापस खींच लिया। मैं उसे दूसरा व्यक्ति बनने दूंगी। ठीक है। जियो कियाओ ने अपना सिर घुमाकर देखा। मैं उसे शीर्ष स्थान नहीं दे सकती। विद्वानों का चयन करने के लिए शाही परीक्षा खोलना, हालांकि विद्वान परिवारों के बच्चों को दहलीज से बाहर नहीं रखता था, लेकिन पहली बार इसका अपना उद्देश्य भी था, यानी शाही अदालत को दुनिया को पिछले मॉडल से अलग प्रतिभाओं का उपयोग करने का अपना दृढ़ संकल्प दिखाना था। यह उसने मुझे बताया। चाहे काओ बो हाई का साहित्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उन्हें सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है, तो यह उनकी मूल इच्छा के विरुद्ध होगा। मैंने उसे दूसरे स्थान के विजेता के रूप में चुना और मैं उसे उसके पहले स्थान के मुआवजे के रूप में थोड़ा और इनाम दूंगा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? उसने चेहरा बनाया। जियाओ कियाओ ने ठहाका लगाया। उसने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली, दबे पांव चली और दूसरे व्यक्ति को चूमा, उसके होंठ उसके कान के पास, फुसफुसाते हुए, मेरा पति बुद्धिमान और शक्तिशाली है, याओ शुन के बराबर। भले ही वह अभी ईर्ष्या कर रहा था, वह लोगों के हंसने से नहीं डरता। वेई शाओ को अधिक सहजता महसूस हुई।
मैन की नज़र में केवल आपकी महिमा है। दुनिया के शेष पुरुषों में से कौन आपकी महिमा को पार कर सकता है? और भले ही यह सच हो, मैन निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं दिखेगा। आखिरकार सुंदरी के मीठे शब्दों को सुनकर वेई शाओ का शरीर नरम हो गया और अभी की नाराजगी गायब हो गई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके कान और कनपटी उलझ गई। अचानक कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से पूछा, मैन, मुझे पता है कि आप अभी भी लेखन और बुद्ध की मूर्ति देखना चाहते हैं वान ट्रुंग की चट्टान पर। मैंने पहले भी कहा था, अगर मौका मिला तो मैं आपको वहां ले जाऊंगा, लेकिन मैं इतना व्यस्त हूँ कि रुक नहीं सकता। अब तक मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाया हूँ। या मुझे सारे सरकारी कामों को एक तरफ रखकर तुम्हें और फीफी को महल से बाहर ले जाना चाहिए? ज्यो कियाओ दंग रह गई, फिर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। तुम्हें उन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। पति को मेरे लिए अनावश्यक गश्त पर जाने की जरूरत नहीं है। उस समय वेई शाओ ने जवाब में केवल गुनगुनाया, लेकिन वह अभी भी इस मामले को लेकर चिंतित था। अगले दिन उसने गोंगसुन यांग को बुलाया और उसे शाही परीक्षाओं में शीर्ष 3 स्थान दिखाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उल्लेख किया कि वह कुछ समय के लिए महल छोड़ना चाहता था। किसने सोचा होगा कि उसके बोलने से पहले गोंगसुन यांग उसे रोकने के लिए कई कारणों के साथ आएगा। सम्राट बहुत परेशान था और केवल उस विचार को दबा सकता था। आधे महीने बाद दाई यान में इस शाही परीक्षा में शीर्ष विद्वानों की सूची शाही सूची में पोस्ट की गई थी। जिसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह बोहाई गाओ हेंग था, जिसने दूसरा स्थान हासिल किया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 3 नामों में से 2 गरीब परिवारों से थे और एक कुलीन परिवार से था। यह परिणाम बेहद खुशी देने वाला कहा जा सकता है। हालांकि काओ हेंग ने प्रथम पुरस्कार विजेता का स्थान नहीं जीता, लेकिन उसने अपनी मूल इच्छा पूरी कर ली थी, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं था। उस दिन शाही महल ने एक भोज दिया। सम्राट और महारानी हाथ में हाथ डाले चले। कई सालों के बाद आखिरकार वह उस महिला से मिला जिसने उसके साथ पश्चिमी रानी मां मंदिर में शीर्षक चित्र बनाया था। इससे काओ हेंग बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। उसकी नज़र में रानी कियाओ एक देवी की तरह मौजूद थी और उसके मन में उसका अनादर करने का जरा भी ख्याल नहीं आया। इसके अलावा उसकी स्थिति के साथ वह कैसे अपमानजनक हो सकता है? मूल रूप से उनका अधिकारी बनने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उस माहौल में काओ हेंग जैसे कुलीन परिवारों के प्रतिभाशाली विद्वान सभी महान और उत्कृष्ट थे, इसलिए उनकी नज़र में उन्हें सम्राट की परवाह नहीं थी। लेकिन मार्क्विस ऑफ येन की पत्नी जिसने उन्हें तब अविस्मरणीय बना दिया था, वह वैसी नहीं थी। अब वह कुलीन महारानी थी। उसने सुना कि नए शाही परीक्षा नियम भी रानी कियाओ द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। यह जानते हुए कि विद्वान उनका विरोध कर रहे थे, वह अचानक उत्साही हो गया और बिना सोचे समझे उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हो गया। रानी कियाओ को अपना छोटा सा योगदान देने में सक्षम होने के कारण गाओ हेंग को भी सम्मानित किया गया। आज वह दिन था जब शाही महल एक भोज दे रहा था। उसने रानी कियाओ द्वारा दी गई शराब को प्राप्त करने के लिए घुटने टेक दिए। रानी कियाओ को मुस्कुराते हुए और उसकी ओर सिर हिलाते हुए और यहाँ तक कि उससे अंतरंगता से सवाल पूछते हुए देखकर उसका दिल और भी उत्साहित हो गया। एक पल के लिए सम्राट अब उसकी आंखों में नहीं था। उसने घबराहट में कहा, मेरे पास चट्टानों पर लिखे लेखों और बुद्ध की मूर्तियों की 10 प्रतियां हैं और कई प्रतियां भी हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से बनाया है, जो मूल से कमतर नहीं है। यदि महाराज को कोई आपत्ति न हो तो मैं अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए इसे सम्मानपूर्वक महाराज के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। सम्राट का चेहरा थोड़ा उदास हो गया।
रानी ने मुस्कुराकर चतुराई से उसे मना कर दिया और कहा कि वह किसी की पसंदीदा वस्तु लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। गांव हेंग के चेहरे पर खेद था, लेकिन सम्राट के हाव भाव कुछ बेहतर थे। आधे महीने बाद सम्राट ने एक आधिकारिक उपाधि प्रदान की और गांव हेंग को लुओयांग से दूर धकेल दिया। तभी उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। हालांकि उसे हमेशा अपने दिल में एक बात स्पष्ट रूप से याद थी। 2 महीने बाद एक दिन, लगभग 3 झांग ऊंची और 4 या 5 झांग लंबी एक विशाल वस्तु को एक संदूक में बंद कर दिया गया था, जिसके आगे 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। जियासी के सख्त आदेश के तहत सैनिकों की एक टीम ने वस्तु को लोयांग के दक्षिण द्वार में पहुंचाया। यह संदूक बहुत भारी लग रहा था, शाही शहर के आधे हिस्से में अपनी भव्यता दिखाते हुए घूम रहा था। शाही महल के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही शहर की लगभग आधी आबादी ने इसे देखा। संदूक में वास्तव में क्या था? राहगीर उत्साह से बात कर रहे थे और अंत में सभी ने एक उचित उत्तर पर सहमति व्यक्त की। इसके वजन और इसकी सुरक्षा के अनुसार संदूक के अंदर सोना, चांदी और खजाने होने चाहिए। उस समय राहगीरों की चहल पहल भरी बातें जियासी के कानों तक पहुंची। उसका तनावग्रस्त चेहरा लगभग ढह गया। वह काफी चिंतित था। अगर लुओयांग के लोगों को पता चल जाता कि संदूक में रखी वस्तु वास्तव में युनजोंग पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा है, जिसकी स्थानीय लोग अभी भी प्रशंसा करते हैं, तो सम्राट 10 से अधिक पत्थरबाजों को ऊपर चढ़ने के लिए जुटाता, ताकि एक दिन और एक रात लगातार पत्थर के एक बड़े टुकड़े को तराश सके, फिर उसे लुओयांग ले जा सके, पानी से जमीन पर ले जा सके, अनगिनत जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को बर्बाद कर सके। दरअसल सम्राट ने महारानी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा किया जो उसे भी बेतुका लगा। क्या लोग उसकी पीठ पीछे उसे एक तानाशाह के रूप में कोसेंगे जो देश को नष्ट कर सकता है? अध्याय 167 अतिरिक्त कहानी 3। अपनी आंखें बंद करो, उसे झांकने मत दो। वेई शाओ ने जियाओ कियाओ का हाथ खींचा। वह उसे अपनी आंखें कसकर बंद करने के लिए कहता रहा। दूर से महल के नौकरों की उत्सुक निगाहों के नीचे वह धीरे धीरे उसे इंपीरियल फ्लावर गार्डन में कैम्पटुयन झील की ओर ले गया। आखिरकार रुक गया। हम वहां हैं। अपनी आंखें खोलो। अपने कान के पास उस व्यक्ति की बेहद आत्मसंतुष्ट आवाज सुनकर जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें तुरंत स्तब्ध रह गईं। यह क्या है? युनजोंग चट्टान पर खुदी हुई लिखावट और बुद्ध प्रतिमा? उसने विशाल नक्काशीदार पत्थर को देखा, लगभग 3 झांग ऊंचा, 4 या 5 झांग लंबा, उसके सामने एक पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा था। सटीक रूप से कहें तो यह उस चट्टान का एक हिस्सा था, क्योंकि इसे मूल स्थिति के अनुसार उकेरा गया था, भले ही इसकी सावधानीपूर्वक मरम्मत की गई थी। लेकिन हवा और बारिश से मिट जाने के बाद बाहरी चट्टान की सतह पर अभी भी कई दरारें थीं और सतह अभी भी हरी काई से ढकी हुई थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और सम्राट की आंखों का सामना किया जो प्रशंसा करना चाहती थी। क्या यह वही आश्चर्य है जो तुमने कहा था कि तुम मुझे देना चाहते थे? यह सही है। वी शाओ ने अभी उसकी प्रतिक्रिया देखी थी। वह खुशी से क्यों नहीं उछल रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहचान नहीं पाई कि यह क्या है? वी शाओ की उंगली ने गनकवान तालाब के पास खड़ी विशाल चट्टान की ओर इशारा किया, अतिशयोक्ति करते हुए, युनजोंग चट्टान पर लिखावट और बुद्ध प्रतिमा असली है। अब खुश हो? अभी तक छुआ? वास्तव में यह कुछ भी नहीं था, बस उसके दिल का थोड़ा सा हिस्सा था। सम्राट ने खुद को रोकने की कोशिश की, आखिरकार अपने गले में फंसे 2 वाक्यों को निगल लिया। महारानी को घूरते हुए उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहे। जियो कियाओ उस चट्टान पर चली गई। उसने अपना हाथ उठाया और प्रत्येक उत्कीर्ण अक्षर को छुआ,
जो सैकड़ों वर्षों की हवा और बारिश की सांस ले रहा था। अस्थायी रूप से मैं आपको लुओयांग से दूर नहीं ले जा सकती। मुझे पता है कि आप अभी भी इसे याद करते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। भविष्य में जब भी आप चाहें, आप आकर इसे देख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि काओहेंग की नक्काशी कितनी अच्छी थी। यह स्पष्ट चट्टान पर उकेरी गई लेखन और बुद्ध की मूर्ति की तुलना कैसे कर सकती थी? वह दूर खड़ा होकर देखने लगा। क्या आप मेरे सम्राट की चापलूसी करने का साहस करोगे? बिल्कुल नहीं। कैसा है? क्या तुम्हें पसंद है? काफी देर बाद उसे अपनी ओर पीठ करके और कुछ न बोलते हुए देखकर वेई शाओ उसकी तरफ जाने और फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। जियो कियाओ ने आखिरकार अपना सिर घुमाया। महाराज ने इस पर बहुत सावधानी से विचार किया है। मैं ईमानदारी से। मुझे आश्चर्य हुआ। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर जवाब में मुस्कुराई। जियो कियाओ की प्रतिक्रिया ने वी शाओ को अपने दिल में थोड़ा निराश महसूस कराया। उसने उसकी कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया जैसे कि वह इसकी भरपाई करना चाहता हो। जियो कियाओ ने झील के किनारे खड़े महल के नौकरों के एक समूह को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उनकी सभी आंखें इस ओर देख रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ हटाने से मना कर दिया। यहाँ लोग हैं, दिन का समय है। इसमें शर्म की क्या बात है? वी शाओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे उससे बचते हुए देखकर उसने भी अपना सिर घुमाया, पीछे खड़े महल के नौकरों की ओर हल्के से हाथ हिलाया। लोग धीरे धीरे चले गए। इसलिए उसने अपना सिर फिर से नीचे किया, धीरे से दूसरे व्यक्ति के कोमल कान के लोब को चाटा और काटा। प्रलोभन से भरी उसकी कर्कश आवाज ने उसके कान में अंतरंग शब्द फुसफुसाए। जब तक मैन को यह पसंद है, बस इस पति को बता दे। इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, यह पति आपके लिए इसे प्राप्त करेगा। जिस कान को उसने उड़ाया और काटा वह थोड़ा खुजली कर रहा था। जियो कियाओ ने अपनी गर्दन को सिकोड़ लिया और अपना चेहरा पीछे धकेल दिया, एक सुंदर मुस्कान प्रकट करते हुए। मेरा पति वास्तव में मेरे लिए अच्छा है। यह सिर्फ। वह एक पल के लिए रुकी। यह लेखन और बुद्ध प्रतिमा सैकड़ों वर्षों से युनमिन में संरक्षित है। महामहिम ने इसे उकेरने के लिए कहा और फिर इसे बड़ी मुश्किल से लुओयांग ले जाया गया। सौभाग्य से यह क्षतिग्रस्त नहीं है। अगर यह कहीं क्षतिग्रस्त हो गया होता तो क्या मैं हमेशा के लिए पापी नहीं बन जाती? वेई शाओ एक पल के लिए झिझकी। क्या आप खुश नहीं हैं? जियो कियाओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि महामहिम मेरे लिए यह कर रहे हैं। मैं खुश कैसे नहीं हो सकती? बस इतना है कि मुझे आपके लिए थोड़ा दुख हो रहा है महाराज। किस बात का दुख? वेई शाओ दंग रह गया। अगर वेई क्वान के लोगों को पता चल गया कि महाराज ने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं युनजोंग की चट्टान पर लिखी हुई लिखावट और बुद्ध की मूर्ति को वापस महल में ले जा सकूं, तो वे निश्चित रूप से मुझे दोषी ठहराएंगे। वेई शाओ का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जिसके बारे में महामहिम को पता नहीं है। वेई शाओ का दिल थोड़ा उलझन में था। वेई क्वान को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। उस साल उसका पीछा करने का दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने स्पष्ट था। उस पर ध्यान मत दो, उसने भौहें सिकोड़ते हुए दृढ़ता से कहा। मैंने किसी से उसके लिए एक चट्टान तैयार करने को कहा था। क्या वह हस्तक्षेप करना चाहता है? क्यू ने आह भरी। वे केन के लोगों के बारे में भूल जाओ। लेकिन महारानी डोवगर जो महल में वापस आने वाली हैं, उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। अगर वह मुझसे पूछेंगी तो मुझे क्या कहना चाहिए? अब मैडम टूजिया डुक पैलेस में रहने वाली कुलीन महारानी डोवगर बन गई हैं। जब वह महल में थी तो फीफी हर दिन अपनी दादी की सेवा करने आती थी और वे दोनों अजीब तरह से करीब थे। कुछ दिन पहले मैडम टू फीफी को महल से बाहर शाही दा मिंग मंदिर ले गई थी और वह आज भी वापस नहीं आई है। योजना के अनुसार उन्हें 2 दिनों में वापस आ जाना चाहिए।
जियो कियाओ ने वेई शाओ के ड्रैगन रोप की आस्तीन को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे धीरे से हिलाते हुए। अगर ग्रैंड एम्प्रेस डोवेगर पूछती है कि युनजोंग चट्टान पर खुदे हुए शब्द उसके शाही फूलों के बगीचे में क्यों पहुंचे, तो मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूं? महामहिम, वेई शाओ एक पल के लिए जवाब नहीं दे सका। वह कैसे भूल सकता था? इससे पहले वह इतना गुस्से में था कि उसने जियासी को बुलाया और उसे चट्टान से लोयांग शहर तक लेखन और बुद्ध की मूर्तियों को ले जाने का काम सौंपा। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब जब सामान पहुंचा दिया गया था, तो वी शाओ को एहसास हुआ कि वह शाही महल में सीधे एक गर्म आलू लेकर आया था। जियो कियाओ की प्रतिक्रिया उस पागल खुशी के स्तर से बहुत दूर थी जो वह हमेशा से चाहता था। युनमिन की चट्टान पर लिखावट और बुद्ध की मूर्ति, जो प्राचीन अवशेषों के रूप में प्रसिद्ध थे, उनके द्वारा महल में लाए गए थे, जिन्हें छिपाना मुश्किल था। जैसा कि जियो कियाओ ने कहा, जल्द या बाद में यह वेई क्वान के कानों तक पहुंच जाएगा। उन्हें उनके द्वारा ग्रैंड सेंसर एक के रूप में नियुक्त किया गया था। देश की स्थापना के कुछ समय बाद प्रणाली स्वाभाविक रूप से ईमानदार थी। ऐसे कई अधिकारी थे जिनके पास इस व्यक्ति की जांच करने के लिए कुछ नहीं था। वह भरा हुआ था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अगर उसे इस बारे में पता चला, तो वह निश्चित रूप से बड़ा उपद्रव करेगा। वेई शाओ के साथ यह कोई समस्या नहीं होगी। जो बाएं कान में जाता वह दाएं कान से निकल जाता। अगर वह बहुत गुस्सा हो जाता, तो वह उसे भगा देता। हालांकि अगर उसने ऐसा किया, तो जियो कियाओ को आपदा का सामना करना पड़ेगा। इससे दूसरों को यह गलतफहमी भी हो सकती है कि महारानी चाहती थी कि सम्राट ऐसा करे। दादी के दरवाजे का तो जिक्र ही नहीं। अगर वह पूछती, तो मुझे सच में नहीं पता होता कि क्या कहूँ। या मेरी दादी के वापस आने तक इंतजार करो, फिर मैं खुद कह दूंगा। मैं चट्टान पर लिखी हुई लिखावट और बुद्ध की मूर्ति की प्रशंसा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इसे यहाँ लाने के लिए किसी को भेजा है। क्यू ने अपना सिर हिलाया। महाराज ने खुद ही कहा है। क्या आपकी दादी इस पर विश्वास करेंगी? वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसने यह केवल उसके लिए किया था, और उसने उसे सही तौर पर नहीं डांटा, लेकिन उसने निश्चित रूप से खुद से सोचा, मैन चीजों को नहीं समझता है। सम्राट को ऐसा करने की हिम्मत दे रहा है, और यह भी नहीं जानता कि महामहिम को कैसे सलाह दी जाए। शायद मौसम बहुत गर्म था, सूरज बहुत ऊपर था। थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने पर वेई शाओ को लगा कि उसकी पीठ गर्म होने लगी है। तो हमें क्या करना चाहिए? वेई शाओ ने बड़ी चट्टान पर नजर डाली। मैंने पहले ही यह कर लिया है। क्या मुझे इसे वापस भेज देना चाहिए? उसकी आवाज उदासी से भरी थी। एक सम्राट होने के नाते बहुत सारी बाध्यताएं हैं। एक तानाशाह। वेई शाओ को अचानक उन तानाशाहों से कुछ ईर्ष्या महसूस हुई जो पिछले राजवंशों में जो चाहे कर सकते थे। वह भी एक तानाशाह बनना चाहता है जो अपनी रानी को लाड प्यार करता है। यह इतना मुश्किल क्यों है? यहाँ तक कि पत्थर को महल में लाना भी डरावना था। जियो कियाओ ने फिर से अपना सिर हिलाया। इतना बड़ा पत्थर, इसे लंबी दूरी तक ले जाना असुविधाजनक है। मूल रूप से आपके महामहिम को इसे स्थानांतरित नहीं करना चाहिए था। अब इसे लाना और भी कठिन है, और भले ही इसे लाया जा सके, यह पहले से ही तराशा गया है। मुझे डर है कि इसे अपनी मूल स्थिति में बहाल करना मुश्किल होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? महामहिम किसी को इसे सजावट के लिए महान मिंग मंदिर में लाने के लिए भेजें। ये भी प्राचीन नाम हैं, जो एक साथ चमक रहे हैं, न केवल शैली जोड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया के कई लोगों को हमारे पूर्वजों के सुंदर चित्रों की प्रशंसा करने की अनुमति भी दे रहे हैं। इसके अलावा, महामहिम, इसे देखें,
उसने उस सतह की ओर इशारा किया जो हवा और बारिश से नष्ट हो गई थी। यह सैकड़ों वर्षों से पहाड़ों में है। अपक्षय ने इसके निशान मिटा दिए हैं। अब इसे लुओयांग शहर में ले जाया गया है। इसके अलावा इसे ठीक से व्यवस्थित किया गया है। यह भी हमारे पूर्वजों के चित्रों की रक्षा करने का एक तरीका है। इंपीरियल पैलेस ग्रेट मिंग मंदिर से दूर नहीं है। अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मैं आ सकता हूँ और इसे कभी भी देख सकता हूँ। इस प्रस्ताव के बारे में आपकी महिमा क्या सोचती है? आकाश अभी तक उज्ज्वल नहीं था। सम्राट सिंहासन पर बैठा था और उसका बट अभी भी गर्म नहीं था। इंपीरियल सेंसर वेई क्वान इंतजार नहीं कर सकता था और सीधे लाइन से बाहर चला गया। एक स्क्रॉल 2 को अपने हाथ में भरे हुए शब्दों से भरा हुआ था, जो कि उसे उकसाने की जरूरत है। वह एक फुलाता है, जो कि वह एक बड़ा समय है। वह एक राजसी है, जो कि एक मेहनती है। वाई ने किसी को चट्टानों से लेखन और बुद्ध की मूर्तियों को चुराने के लिए भेजा और उन्हें यहाँ इंपीरियल पैलेस में रखा। यद्यपि संसार की सभी वस्तुएं सम्राट की हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्राट सब कुछ लेकर महल में आ सकता है। युनझोंग के लोग इस कार्रवाई से बहुत असंतुष्ट थे। इससे सम्राट और महारानी की अच्छी छवि भी प्रभावित हुई। सम्राट के सम्मान को बनाए रखने के लिए मुझे बोलना चाहिए। सम्राट से अपनी गलतियों को जल्दी से ठीक करने के लिए कहना चाहिए। ब्ला ब्ला आदि आदि आदि। 2 हुह जेड का टुकड़ा जिसे मंत्री अक्सर दरबार में प्रवेश करते समय पकड़ते हैं। ऊपर की तरफ रिपोर्ट की सामग्री दर्ज होती है। ग्रैंड मास्टर वेई ने एक सांस में तब तक बात की जब तक उनका मुंह सूख नहीं गया और उनकी जीभ कड़वी नहीं हो गई। सम्राट ने अपनी ड्रैगन आंखों से उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। उसका ड्रैगन चेहरा अहंकार से उठा, जवाब देते हुए, यह सच है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन यह लोगों को लूटना नहीं था जैसा आपने कहा। मुझे उन प्राचीन चित्रों के लिए खेद है जिन्हें युनजोंग के लोग संरक्षित करना नहीं जानते थे और उन्हें खड़ी चट्टानों पर मौसम के कारण नष्ट होने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से मैंने अक्षरों और बुद्ध की मूर्ति को उकेरा और उन्हें लोयांग शहर में वापस ले आया। कल रात मैंने उन्हें ग्रेट मिंग मंदिर में ले जाया, जहां उचित संरक्षण उपाय किए गए। जब तक नवीनीकरण पूरा हो जाता है, तब तक दुनिया को अंदर आने और प्रशंसा नहीं करने के लिए दुनिया के लिए दरवाजा खोलें। हवा को सुनकर यह बारिश हुई। सम्राट के सम्मान के बारे में बीमार हो गया। आपके पास किस तरह की योजना है, जो कि जमीनी है? यह कहना ठीक है, यह कहते हुए कि यह केवल ग्रैंड मास्टर वेई की जिम्मेदारी के भीतर था। हालांकि आपने गलत तरीके से मुझ पर आरोप लगाया था, लेकिन मैं, सम्राट, उस दिन के अदालत के सत्र में, अंत में, कोर्ट के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने सम्राट के साथ काम किया, जो कि हिरन के साथ काम कर रहा था। वह सीधे जुआन क्यूई के पास जाने के बिना हरम के पास गया, महारानी को खोजने के लिए बेडचैम्बर के पास गया। दिन के दौरान व्यभिचार करने का इरादा था। वेई शाओ को किसी 3 महलों या 6 प्रांगणों की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल यही महसूस हुआ कि जब से वह सम्राट बना है, वह गधे की तरह है। हर दिन 5 बजे से पहले उसे दरबार जाना पड़ता था, और जब वह महल में लौटता था तो आधी रात हो चुकी होती थी। यह वास्तव में लड़ाई से भी अधिक थका देने वाला था। जियाओ कियाओ के साथ अकेले रहने का मौका आधी रात में केवल कुछ घंटों के लिए था। सामान्य नींद को छोड़कर छोटी राजकुमारी अक्सर आधी रात को जाग जाती थी। जियाओ कियाओ द्वारा उसके साथ बिताए गए सभी समय को चुरा लेती थी। उसे लगता था कि अपनी खूबसूरत महारानी के साथ सोने के लिए उसके पास जो समय था वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। यदि वह थोड़े समय का लाभ नहीं उठाता और 2 दिन तक प्रतीक्षा नहीं करता जब तक कि महारानी विधवा फेई फेई को महल में वापस नहीं ले आती, तो संभवतः कार्य करने के लिए इससे अधिक सुविधाजनक समय नहीं होगा। अध्याय 168 अतिरिक्त कहानी 4।
पर्दों की परतों ने क्वांग हुआ पैलेस के बाहर की शानदार रोशनी को रोक दिया। मंद रोशनी वाले बेडरूम में बेकसोन एक सुगंधित सुगंध बिखेर रहा था। मुंह में मोती के साथ फीनिक्स के आकार का सोने का पानी चढ़ा हुआ मोमबत्ती धारक बादलों और हवा की सवारी करता हुआ प्रतीत हो रहा था। लटकन वाले पर्दे खजानों से जड़े हुए थे। ब्रोकेड कंबल गंदा और शानदार था। सुंदरता के सिर पर 2 हरे फीनिक्स हेयरपिन थे जो वैन चाम 2 के बगल में लटक रहे थे। उसकी कनपटी तकिए पर ढीली थी। उसकी त्वचा शुरुआती वसंत बर्फ की तरह सफेद थी। 1 धूप बर्नर 2 आदमी चाहता है कि उसके पति को थोड़ा तेज या धीमा कर दिया जाए। मेरे पति चाहते हैं। सुंदरता ने आखिरकार अपना मुंह खोला और सम्राट को बहुत खुश महसूस हुआ। उसकी जीभ ने उसके छोटे से मुंह को उकसाया और उसके ड्रैगन की जड़ को गुस्से में उकसाया। टकराने की कोमल आवाज जो सोने के गिरने और जेड़ की तरह उत्सर्जित होती है, वह सौंदर्य की तरह है, जैसे कि वह हरी हो रही है। प्रेस और ड्रैगन बेड पर चारों ओर लुढ़क गया। हर छिद्र के माध्यम से खुशी से बहती खुशी का वर्णन करना मुश्किल था। अचानक महल के बाहर महल के नौकरों की चैटिंग हुई। जिया डी पैलेस को पता नहीं था कि क्या हुआ। खेलने के लिए बाहर चला गया और इंपीरियल फ्लावर गार्डन में कैम्पटुयन तालाब में गिर गया। एक रोलिंग स्नो व्हाइट हाइड्रेंजिया, यह अक्सर दादी के पक्ष में रहता था। लिटिल प्रिंसेस फीफी भी इसे प्यार करता था और उसे जाने नहीं दे सकता था। हर दिन को थोड़ी देर के लिए खेलना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें मंदिर में जाना पड़ा, इसलिए कि वे इसे लाने के लिए नहीं थे। लेकिन यह नहीं था कि वह महल में नहीं है। समाचार और महारानी को दोषी ठहराया। निश्चित रूप से उन्हें ग्वांगहुआ पैलेस के बाहर पैलेस नौकरानियों द्वारा रोक दिया गया था। दोपहर में अंतरिक्ष बिना किसी ध्वनि के शांत है। महल के बाहर आवाजों की आवाज थी। जियो कियाओ को एक ऑक्टोपस की तरह वेई शाओ के चारों ओर लपेटा गया था। वह यह नहीं सुन सकती थी कि बाहर क्या कहा जा रहा है। उसने केवल महल की नौकरानियों की आवाज को डरते हुए सुना। ऐसा लगता है कि वह कुछ भी नहीं है और वह दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही थी। उसे दूर तभी वेई शाओ ने अनिच्छा से रुक गए। वह ड्रैगन बेड से बाहर नहीं निकला, लेकिन पर्दे को उठाने के लिए अपना हाथ उठाया और गुस्से में चिल्लाया, क्या बात है? इसलिए लापरवाह है। व्यक्ति का चेहरा जोर से रिपोर्टिंग। जियाओ कियाओ भी इसे बहुत प्यार करती थी। कई सालों तक इसे पालती रही थी। बहुत स्नेह करती थी। सिर्फ इसलिए कि वी शाओ को बिल्ली के बालों से एलर्जी थी। इसीलिए उसने इसे ग्वांगहुआ पैलेस में आधा कदम भी नहीं रखने दिया। अप्रत्याशित रूप से यह तालाब में डूब गई। जियाओ कियाओ ने एक चीख मारी और फिर बेचैनी से वी शाओ को धक्का देकर बैठने के लिए कहा, जल्दी से अपने कपड़े पहने। वी शाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और उसे तकिए पर वापस दबा दिया। बिल्ली को कुछ हो गया है। जियो कियाओ ने उसे धक्का दिया। वह उस बिल्ली की तरह नहीं था। अब भी वह मर गया तो वह की परवाह नहीं करता है। ईएलटी नीचे। आकाश अंधेरा और उदास था और दूरी में बादल गड़गड़ाहट और बिजली की तरह लग रहे थे। आसपास के महल के नौकरों ने सम्राट और महारानी को देखा और जल्दबाजी में नीचे गिरा दिया। हम करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? वेई शाओ ने देखा कि वह रोने वाली थी और भी अधिक दिल टूट गया। उसने जोर से महल के नौकरों को बिल्ली की देखभाल नहीं करने के लिए डांटा। पैलेस के नौकर पहले से ही घुटने टेक रहे थे। सम्राट को क्रोधित देखकर वे और भी अधिक भयभीत हो गए। वे सब जमीन पर गिर पड़े। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। शाही चिकित्सक कहाँ है? तुम शाही चिकित्सक को जल्दी से क्यों नहीं बुला रहे हो? सम्राट ने आदेश दिया। कई शाही चिकित्सक सांस फूलने की वजह से दौड़े और यह देखकर मुश्किल में पड़ गए, महाराज, मैं सिर्फ लोगों का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन जानवरों का इलाज करना नहीं जानता। वेई शाओ ने कहा,
आप इसे जैसे चाहें वैसे इलाज कर सकते हैं, जल्दी करें। शाही चिकित्सक भी जानते थे कि इस बिल्ली की स्थिति इंसानों से ज्यादा कीमती है, इसलिए उन्होंने उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी से उसे घेर लिया। यह अज्ञात था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिल्ली मरी नहीं थी, या फिर उसे शाही चिकित्सकों ने बचाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्ली ने एक कमजोर सांस छोड़ी। यह जीवित है, यह जीवित है। शाही चिकित्सक बहुत खुश हुए और महल के नौकर भी प्रसन्न हुए। जियाओ कियाओ खुशी से जल्दी से वहां पहुंची और यकीनन बिल्ली के बच्चे के पंजे फड़कने लगे। वह इतनी खुश थी कि वह लगभग उछल पड़ी और वी शाओ का हाथ पकड़ लिया। यह जीवित है, यह जीवित है, यह बहुत बढ़िया है। वी शाओ ने इसे देखा और जवाब दिया, यह अच्छा है कि यह जीवित है। फिर उसने अपना सिर घुमाया और शाही चिकित्सकों से कहा, बहुत अच्छा, मुझे इनाम मिला है। शाही चिकित्सकों ने अपना पसीना पोंछा और जल्दी से सम्राट को धन्यवाद दिया। जियाओ कियाओ बेहद खुश थी, यह देखकर कि बिल्ली का बच्चा बच गया था, लेकिन उसका पूरा शरीर गीला था। शायद ठंड की वजह से वह अभी भी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कमजोर थी। उसने दिल टूटकर उसे कसकर लपेटा, पहले उसे वापस ले जाने का इरादा किया। लेकिन वेई शाओ ने जल्दी से बाहर आकर सुझाव दिया, मैं इसे आपके लिए पकड़ लूंगा। जियो कियाओ ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं है, इसे मत छुओ। वेई शाओ ने जवाब दिया, कोई बैग नहीं है, बिल्ली भारी है, इसे मत उठाओ। वह जियाओ कियाओ से लड़ रहा था। जिस क्षण उसका हाथ बिल्ली के बच्चे पर लगा, उसी क्षण उसका सिर, जो उसकी आत्मा थी, बिल्ली के शरीर में प्रवेश कर गया और उसके शरीर पर भी तुरंत दूसरी आत्मा ने कब्जा कर लिया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन टक्कर के क्षण में ऐसा लगा जैसे प्रकाश की किरण चमक उठी। उसने दूसरे पक्ष के विचारों को देखा। जिस व्यक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा किया, वह कोई और नहीं बल्कि वह था पिछले जन्म का वह। जियाओ कियाओ ने वेई शाओ को कपड़े में कसकर लपेटा और उसे वापस ले आया। वह पागल हो जाना चाहता था, उसे साफ साफ बताने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा था कि सम्राट वह नहीं है। उसे उस व्यक्ति को खुद के रूप में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वह जाल में फंस जाएगी और नुकसान उठाएगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, केवल एक ही आवाज निकली, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लानत है। यह लानत बिल्ली उसके साथ बहुत असंगत थी। सामान्य रूप से खाने और सोने, सोने और खाने, मोटा सिर और दिमाग, पूरा शरीर मांस से भरा हुआ। वह कुछ बार कूदना चाहता था, लेकिन बिल्ली का शरीर नरम और लगभग हिलने में असमर्थ महसूस करता था। अंत में वह केवल इस विशाल पेट को फैला सकता था। जियो कियाओ की गोद में गिर गया, अपनी जीभ बाहर निकाली और हांफने लगा। महाराज, यह बिल्ली बहुत दयनीय है। आज ही डर का अनुभव किया। इस नौकर को लगता है कि यह सामान्य नहीं है, एक महल की नौकरानी ने कहा। जियो कियाओ ने आह भरी, यह सही है, यह भी चौंक गया होगा। उसने सम्राट बिल्ली को गले लगाया, प्यार से उसके सिर को सहलाया। मैं आपका आदमी हूँ, लेकिन वेई शाओ ने म्याऊं किया। अध्याय 169 अतिरिक्त कहानी 5। रात का आसमान बिल्कुल काला था। महल के पास से गुजरते हुए सड़क के दोनों ओर लालटेन जल रही थी। महल के नौकरों ने एक एक करके उन्हें जलाया। मंद रोशनी ने पूरे महल को ढकने वाले भारी अंधेरे को दूर कर दिया। सम्राट जुआन क्यूई में शाही मेज पर बैठा था। उसकी आंखें लंबे समय तक उसके सामने मोमबत्ती की रोशनी को घूर रही थी। उसका शरीर जम गया था। इस क्षण तक वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। वह गुआन हो के तीर से मारे जाने के बाद मर गया था। अप्रत्याशित रूप से वह वापस जीवित हो गया था। अब वह खुद बन गया था। इस क्षण का मैं अभी भी वही था। केवल ऐसा लग रहा था कि मैं
समान भी था और समान नहीं भी। दाई येन का संस्थापक सम्राट होने के अलावा आज का मैं न केवल दाई येन का सम्राट बन गया जिसने पहले की तुलना में दुनिया को एकीकृत किया, बल्कि इस मैं दुनिया में जो कुछ भी हुआ वह उसके अनुभव से पूरी तरह अलग था। ठीक उसी क्षण जब उसने बिजली की तरह इस शरीर को संभाला, इस जीवन से संबंधित कई खंडित छापे उसके दिमाग में उभरीं। यह वर्ष थाई हुआ का दूसरा वर्ष था। जो लोग दुनिया को जीतने के लिए उसके पीछे चले गए थे वे अभी भी उसके साथ थे, उसके अधीनस्थ बन गए। उसकी दादी तूफुन्हान अभी भी स्वस्थ थी। पिछले कुछ दिनों से वह दाई मिन्ह मंदिर गई थी, महल में वापस जाने में सक्षम होने की तैयारी कर रही थी। और तो थी जिस महिला को उसने अपनी मूल दुनिया में महारानी के रूप में स्थापित किया था, उसने एक बार उसकी दादी को जहर देकर नुकसान पहुंचाया था। अराजकता, पूरी अराजकता। इस दुनिया की हर चीज, जिसमें जुआन थाट में बैठा शरीर भी शामिल है, जानी पहचानी और अजीब दोनों थी। वह वहां बहुत देर तक अकेला बैठा रहा, जब तक कि सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब नहीं गया। जुआन थाट धीरे धीरे शाम से ढक गया। जब अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया, रात और भी गहरी होती गई, लेकिन फिर भी एक बड़ी लहर और तेज हवा की तरह भयावह एहसास ने उसे कसकर घेर रखा था, जब तक कि जुआन थाट के बाहर दूर से धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। एक महिला की आवाज महल की नौकरानी से बात कर रही थी, कोमल और स्पष्ट। वह आवाज सुनने में बेहद सुखद थी। बस एक पल में वह पहचान गया, यह वही महारानी थी जिसे उसने आज सुबह देखा था। क्याओ परिवार की एक और महिला। उसकी पिछली दुनिया में क्याओ परिवार की महिला ने उस पर सिर्फ एक ही छाप छोड़ी थी कि मरने के बाद भी उसका ठंडा शरीर अभी भी बहुत सुंदर था, लेकिन इस जगह पर वह उसकी महारानी थी। इतना ही नहीं, वह सिर्फ इस एक महिला से प्यार करता था। बच्चनों का अनुसरण करते हुए महिला के पैर करीब आते जा रहे थे। जिस शरीर को उसने अभी अभी संभाला था, उसमें उससे जुड़ी यादें ज्वार की तरह बह रही थी। दिन में वह ब्रोकेड कंबल के नीचे एक साथ सोए थे। वह आकर्षक छवि उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से उभरी। अगर यह कहा जाए कि ये सब मूल रूप से उसकी यादें थीं, तो जिस क्षण उसने उस शरीर को संभाला था, जब वह गड़गड़ाहट और बिजली से डर गई थी और अनजाने में उसके सीने में घुस गई थी, वह अभी भी अंतरंगता की उस भावना को याद कर सकता था। उसे समझ में नहीं आया, बस एक महिला को गले लगाना, यह इतना असामान्य क्यों लग रहा था। लेकिन न जाने क्यों, उस समय जब उसके कदम उसके करीब आए, उसे अचानक घबराहट महसूस हुई। बहुत समय हो गया था जब उसने इस तरह की बेचैनी का अनुभव किया था। अचानक उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई। इससे उसे बहुत अस्वस्थता महसूस हुई। वह व्यक्ति थी जिसका खुद से सबसे करीबी रिश्ता था। अगर किसी ने उसमें कुछ अजीब देखा, तो वह व्यक्ति वह ही होगी। यही कारण भी होगा कि वह उसका सामना करते समय घबरा रहा था, सम्राट ने अपने दिल में सोचा। सम्राट ने चुपके से एक सांस ली, अपने अकड़ते शरीर को आराम देने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली पर किसी राक्षस का साया था। वह पूरी रात ज्यो क्यूओ से चिपकी रही। जब उसे वापस ज्याडे पैलेस लाया गया तो वह फिर से भाग गई। महल के नौकर उसे रोक नहीं पाए, उसे पकड़ना तो दूर की बात थी। अंत में इस बार वह आगे बढ़ा और बिना छोड़े ट्यू क्यू से लिपट गया। उसके पैरों से रगड़ता रहा और उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता रहा, लगातार म्याऊं करता रहा। बिल्ली का बच्चा हमेशा से बहुत उदासीन रहा था। उसने उसे इतने सालों तक पाला था, और आज रात कुछ ऐसा था जैसे ट्यू क्यू को पहली बार इस तरह की किसी चीज का सामना करना पड़ा हो। उसे पीछे छोड़ते हुए उसे डर था कि कहीं वेई शाओ को एलर्जी न हो जाए।
उसे दूर ले जाने के पीछे उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब उसने बड़ी बड़ी गोल आंखों से उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा और उसे अपने पैरों पर कराहते हुए सुना, मानो वह भीख मांग रहा हो, तो उसका दिल नरम पड़ गया। उसने उसे गले लगाया और महल के दूसरे कमरे में ले गई और महल के नौकरों से कहा कि इसे रख लो। उसे नीचे रखने के बाद वह नीचे बैठ गई और उसे सहलाते हुए उसे सहलाया, महारानी डोवगर अभी तक वापस नहीं आई है। तुम देख रही हो कि जियाडे पैलेस बहुत सुनसान है, इसलिए तुम वापस नहीं आना चाहती हो, है न? आज रात यहीं सो जाओ, लेकिन इधर उधर भागना और परेशानी खड़ी मत करना। मैं नाराज हूँ, समझे? वेई शाओ इतना परेशान था कि वह पागल हो जाना चाहता था। वह चाहता था कि वह दौड़कर जाए और अपना सिर पीट ले। लेकिन एक दिन और एक रात ऐसे ही प्रताड़ित होने के बाद उसे आखिरकार यह बात साफ तौर पर समझ में आ गई कि शायद इस बिल्ली में फंसने की दुखद स्थिति से बच पाना उसके लिए अस्थायी रूप से मुश्किल होगा। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि ट्यू क्यू को भी नहीं पता था। वह संघर्ष जारी रखना चाहता था, लेकिन अगर उसे बंद कर दिया जाए और वह उसके पास न जा सके, तो यह और भी अधिक दयनीय होगा। भूत जो उसके पिछले जीवन में जल्दी मर गया था, पहले ही उसका शरीर ले चुका था, कुछ और मायने नहीं रखता था। उसे सबसे अधिक डर इस बात का था कि उसके ज्योकियाओं का उस आदमी द्वारा फायदा उठाया जाएगा। हालांकि यह उसका अपना शरीर भी था, लेकिन उसका शरीर लेने वाला सम्राट कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी सुंदर महारानी केवल उसकी थी, भले ही वह अपने पिछले जीवन में क्यों न हो। वेई शाओ जानता था कि वह इस वास्तविकता को केवल कुछ समय के लिए ही स्वीकार कर सकता था। सबसे पहली जरूरी चीज जो उसे करनी थी, वह थी सुंदर महारानी की सहानुभूति जीतना, इस महल में रहने का कोई तरीका सोचना। तभी वह उस बदकिस्मत भूत सम्राट को महारानी के साथ कोई बुरी योजना बनाने से रोकने का अवसर पा सकता था। बासी, वह शिकायत में चिल्लाया और मौका पाकर अपनी जीभ बाहर निकालकर उसकी हथेली चाटने लगा। बिल्ली की जीभ गीली और गर्म, मुलायम और चुभने वाली दोनों थी। अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ की हथेली पर जीभ लगने से उसे सुन्न और खुजली महसूस हुई। जियो क्याओ मुस्कुराई और जल्दी से उसे वापस ले लिया, अपना हाथ घुमाया और उसके सिर को सहलाया, फिर खड़ी हो गई। जियो क्याओ ने महल के नौकरों से कहा कि वे जुआन क्यू में प्रवेश करने से पहले बाहर प्रतीक्षा करें। सम्राट ने शाही मेज के पीछे अपना सिर झुकाया, अपने हाथ में स्मारक को पलटते हुए। जियो क्याओ उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, आज का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी महल में वापस नहीं आए हो। देर हो रही है, पति भी बहुत थके हुए हैं। अगर जरूरी न हो तो पहले आराम कर लें, बाकी कल के लिए छोड़ सकते हैं। वह उसके पास आई और उसके हाथ से नोटबुक ले ली, शाही मेज पर रखी नोटबुक के ढेर को फिर से व्यवस्थित किया, फिर मुस्कुराई और खुद को देखा। सम्राट आश्चर्यचकित था, लेकिन थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। अपने पिछले जीवन में किसी भी महिला ने उसके हाथ से कुछ छीनने की हिम्मत नहीं की, स्मारक की तो बात ही छोड़िए। इससे भी बढ़कर किसी भी महिला ने उसे इस तरह पति कहने की हिम्मत नहीं की, और उसके सामने वह इस तरह से थोड़ी लापरवाही और शरारत से पेश आई। प्रत्येक हरकत में एक बहुत ही स्वाभाविक और अंतरंग भावना थी। भले ही उसने बहुत पहले दाकियाओं से शादी कर ली थी, लेकिन वह उसे केवल सम्मानपूर्वक मार्क्विस कहती थी। वह करीब आई और अचानक सम्राट की सांसों में हल्की खुशबू महसूस हुई। उसने अनजाने में अपना संयम वापस पाने के लिए अपनी सांस रोक ली, अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैं भी वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। फिर खड़ा हुआ, अपने पैर उठाए और बाहर चला गया। बेडरूम में लंबी मोमबत्तियां चमक रही थी।
महल की नौकरानियां सम्राट और महारानी को सोने के लिए सेवा देती थी। ट्यू क्यू वैन चाम तकिए पर लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, जो उसके आधे हाथीदांत कंधों और बाहों को ढके हुए थे। महल में ड्रैगन बेड की ओर चलते हुए सम्राट की आंखें महारानी पर लगभग कभी नहीं रुकीं। ऐसा लग रहा था कि वह उसे देखने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। पति, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा। मैं थक गया हूँ। सम्राट ने अपनी आंखें बंद की और जवाब दिया, लेकिन आज सुबह जो भावनाएं उसे शांत नहीं कर पाई थी और आज रात उसे बाहर जाने के लिए कहा था, वे उसके दिमाग में फिर से उभर आईं। उसका तनावपूर्ण गला अचानक फिर से सुन्न हो गया। वह एक पल के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सम्राट आखिरकार अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका और उसने देखा कि उसकी लंबी पलकें थोड़ी झुकी हुई थी। उसकी नज़र उसके चेहरे पर रुक गई, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो, और उसके दिल की धड़कन अनजाने में फिर से बढ़ गई। रानी अभी तक सो क्यों नहीं रही है? उसकी आवाज कुछ सूखी थी। ट्यू क्यों मुस्कुराई। पति ने गलत समझा। उसने धीरे से कहा, मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ है, लेकिन जो भी हो, अगर मेरे पति सहमत हों तो वे मुझे बता सकते हैं। सम्राट ने धीरे से आह भरी और कहा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, जल्दी सो जाओ। ठीक है, मैं अपने पति की बात मानूंगी। ट्यू क्यू ने उस पर मुस्कुराया और आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद करके सो गई। सम्राट ने उसकी झुकी हुई पलकों की छाया को देखा और अपनी अचंभे में उसने देखा कि उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह समय रहते उससे बच नहीं सका, इसलिए उनकी आंखें मिल गईं। पति जी, आप मुझे अक्सर मैन मैन कहते हैं, आज आपको क्या हो गया है? उसने उससे धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर कुछ व्यथित भाव था। सम्राट एक पल के लिए झिझका, समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पति, मुझे जो भी बुलाना चाहें, मैन मैन को यह सब पसंद आएगा। यह मुस्कुराहट, वह स्पष्ट और सुंदर आंखें, वह चेहरा जैसे बसंत के फूल अभी अभी खिले हों, आकर्षक और हजारों बार मनमोहक। सम्राट का दिल बिजली की तरह धड़क उठा। वह उससे अपनी आंखें हटाए बिना उसे देखता रहा। मेरे पति को कल सुबह कोर्ट जाना है, आपको आराम करना चाहिए। ज्यो कियाओ ने खूबसूरती से मुस्कुराया, दूसरी बार अपनी आंखें बंद कर ली। लंबे समय के बाद सम्राट ने आखिरकार अपनी नजरें उससे हटा लीं, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैन मैन, मैन मैन, क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में एक ही पंख के पक्षी गायब हैं, कोई उड़ नहीं सकता। उसने अपने दिल में बार बार उसका उपनाम सुनाया। अचानक उसे यह बहुत प्यारा लगा। देर रात वेई शाओ बेडरूम के एक कोने में बैठ जाता, खुद को पर्दे के बीच छिपाता। उसके कान खड़े होते, उसकी आंखें चौड़ी होतीं, ड्रैगन बेड की दिशा में घूरता। जब से वह एक बिल्ली बन गया, वेई शाओ को लगा कि उसकी सुनने की शक्ति पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है, और रात में उसकी दृष्टि वैसी ही थी। ड्रैगन बेड पर कोई भी हरकत उसकी आंखों और कानों से बच नहीं सकती थी। जब तक कुछ गड़बड़ होती, वह उसे नष्ट करने के लिए तैयार रहता। उसके मूर्ख जियाओ कियाओ को कुछ भी पता नहीं था। सौभाग्य से वह आदमी अभी भी अपनी जगह जानता था। शायद उसका अपनी महारानी पर हमला करने का इरादा नहीं था। सम्राट के रूप में उसने अप्रत्याशित रूप से अपने पिछले जीवन से अपना शरीर चुरा लिया था। अब वह दीवार के नीचे छिपकर बातें सुनने वाली बिल्ली में बदल गया था। इतना गुस्सा, इतना दुखी। वी शाओ भोर तक बस देखता रहा। एक रात वह आखिरकार सो गया। अचानक एक सुनहरे कवच वाला मंत्री बादलों पर चलता हुआ आया, उसके सामने रुका और पुकारा, महाराज, महामहिम, उठो, उठो।
वेई शाओ ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दूसरा व्यक्ति 9 फीट लंबा खड़ा है, फीनिक्स के पंखों वाला मुकुट पहने हुए, बादलों पर चलता हुआ, सुनहरा कवच पहने हुए और शेर के आकार की नाक की अंगूठी पहने हुए है। वह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। उसने पूछा, तुम कौन हो? बादल से नीचे उतरे व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा, मैं पश्चिमी राजा स्वर्ण माता मंदिर से स्वर्ण कवच देवता हूँ, जो महारानी माँ के आदेश का पालन करते हुए आपके महामहिम से मिलने आया हूँ। वेई शाओ दंग रह गया। उसने कुछ देर तक दूसरे पक्ष को परखा और फिर उसे थोड़ा संदेह हुआ। यू यांग पैलेस में रानी माँ के मंदिर में ऐसा ही एक स्वर्ण कवच भगवान था। उसने जल्दी से पूछा, आप सही समय पर आए हैं। मेरा शरीर छीन लिया गया और मैं एक बिल्ली के शरीर में गिर गया। जल्दी से मुझे मेरे मूल शरीर में वापस लाने में मदद करें। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से रानी माँ के मंदिर की मरम्मत करूंगा और हर दिन उनकी पूजा करने के लिए एक स्वर्ण महल और जेड महल बनाऊंगा। किम ग्याप थान ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं इसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस दुर्घटना का निर्णय रानी माँ ने लिया था। वेई शाओ चौंक गया और उछल पड़ा। 3 फीट से अधिक लंबा, मैं सच्चा सम्राट हूँ। फिर भी रानी माँ ने इस तरह स्वर्ग की अवहेलना करने का साहस किया। मैंने उन्हें कब अपमानित किया? किम ग्याप थान घबरा गए और जल्दी से बोले, महाराज, कृपया शांत हो जाइए। कुछ ऐसा है जो महामहिम को नहीं पता। अतीत में आपने राजमाता को अपमानित किया था। वेई शाओ क्रोधित था। क्या मैंने उसके धूपघर को अपमानित किया? मेरी दादी ने पैसे और चांदी का इस्तेमाल करके उसके लिए एक जगह बनवाई थी, जहां वह हर दिन मानव दुनिया के धुएं और आग का आनंद ले सके। उसने मुझे इस तरह से क्यों नुकसान पहुंचाया? किम ग्याप थान ने आगे कहा, महाराज, क्या आप भूल गए हैं कि मुख्य हॉल में रानी माँ की स्वर्ण प्रतिमा को किसने नष्ट किया था? तभी वेई शाओ को पुरानी कहानी याद आई। उस वर्ष गांव बोहाई ने दीवार पर रानी माँ को चित्रित किया, जिसने सभी दिशाओं से अनगिनत लोगों को आकर्षित किया और वे इसे देखने आए। हर बार जब कोई पेंटिंग का उल्लेख करता, तो यह अपरिहार्य था कि वे जियो कियाओ का उल्लेख करेंगे। कुछ जिज्ञासु लोगों ने एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक सुंदर महिला के बीच रोमांस के बारे में एक कहानी भी लिखी। बाद में यह वेई शाओ के कानों तक पहुंच गया। जब वह बहुत ईर्ष्यालु हो गया, तो वह इसे और अधिक रोक नहीं सका। एक रात उसने किसी को जियो कियाओ द्वारा लिखे गए शिलालेख को मिटाने के लिए भेजा, लेकिन उसे रानी माँ की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा करना बेहतर था या नहीं, इसलिए वेई शाओ ने दीवार पर पेंटिंग को नष्ट करने के लिए बिजली की मरम्मत का बहाना बनाया। तभी उसका गुस्सा शांत हुआ। इस घटना को कई साल हो चुके थे और उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वह स्तब्ध था। महारानी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन रानी माँ को यह पेंटिंग बहुत पसंद है। स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। उसने दुनिया भर की यात्रा की और 3 दिनों के लिए पेंगलाई अमर पर्वत पर गई। जब वह वापस लौटी तो उसे पता चला कि भगवान की मूर्ति को महामहिम ने नष्ट कर दिया था। रानी माँ क्रोधित थी कि महामहिम अपमानजनक थे और उन्होंने नरक के सैनिकों को महल में बुलाया। वह यह भी जानती थी कि महामहिम ने अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही गंभीर हत्या का कृत्य किया था। हालांकि राजा बनना उनकी नियति थी, फिर भी उनके पास इस जीवन में एक और जीवन बचा था, इसलिए उसने महामहिम को दंडित किया। वेई शाओ ने गोल्डन आर्मर अधिकारी को खींचते हुए कहा, उस आदमी ने अपने पिछले जीवन में कर्म का निर्माण किया था। इसका मुझसे क्या लेना देना है कि वह मुझ पर गिना जा रहा है? वह भी आप हैं, आप भी वह हैं। हम इसमें शामिल होने से कैसे बच सकते हैं? क्या मैं रानी माँ की एक सुनहरी मूर्ति नहीं बना सकता? बताओ,
इस दुख से उबरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? महाराज की आत्मा को उनके पिछले जन्म की दुष्ट आत्मा से शुद्ध कर दो। आज का दुख अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। सूरज उगाया और स्वर्ण कवच भगवान धीरे धीरे गायब हो गए। अध्याय 170 अतिरिक्त कहानी 6। वेई शाओ ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अभी भी शयन कक्ष के कोने में सो रहा है। वह अभी भी एक बिल्ली के शरीर में था। अभी अभी का दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। नहीं, यह कहना चाहिए कि उसके 4 पंजों के बीच का नरम मांस भी पसीने से तर था। यह गीला और गर्म दोनों था, बेहद असहज। उसने अनजाने में उसे चाटने के लिए एक पंजा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, इस तथ्य के बारे में सोचते हुए कि वह एक इंसान था, सम्राट, वह अपने पंजे चाटने जैसा काम कैसे कर सकता था? अपने नाखूनों को चाटना और उसके चेहरे को धोने के लिए आग्रह करने की कोशिश करते हुए उसने अपने पंजे को कम कर दिया। अपने पिछले जीवन में पेरोर माँ अभी भी यहाँ थी। वेई शाओ चुपचाप उसे कुछ देर तक देखता रहा, खुद को रोक नहीं सका और कोने से बाहर निकलकर उसके पीछे चला गया। धीरे से अपना हाथ जियाओ कियाओ के पैर पर रख दिया। जियाओ कियाओ ने अपना सिर नीचे किया और खुशी से पूछा, तुम भी इतनी जल्दी उठ गई? वेई शाओ ने म्याओ की और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जियाओ कियाओ ने उसे गले लगाया और बहुत धीरे से सहलाया। वेई शाओ आनंद से भरा हुआ था। हालांकि वह तुरंत अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकता था, लेकिन इस समय इस तरह से उसकी बाहों में जकड़े रहना, उसके दुलार का आनंद लेना, वह एहसास काफी अच्छा था। हालांकि बिल्ली का खाना पूरी तरह से पका हुआ मांस था, लेकिन जब उसने इसे चबाया तो उसे अपने मुंह में बहुत ही बेस्वाद लगा, क्योंकि महारानी ने एक बार कहा था कि बिल्ली के खाने में नमक नहीं डाला जा सकता। किसी भी अन्य मसाले की तो बात ही छोड़िए। इसलिए महल के नौकर जो उसकी देखभाल करते थे, हमेशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते थे। जब उसने पहली बार इसे चखा तो उसने लगभग सब उगल दिया। बिल्ली में बदल जाने के बाद जो एकमात्र चीज सुकून देने वाली थी, वह शायद अपनी खूबसूरत महारानी के साथ लिपट पाना था। पूरी सुबह वेई शाओ कहीं नहीं जाना चाहता था, बस जियाओ कियाओ के पास चिपका रहा। दोपहर के बाद महल में बिना किसी आवाज के सन्नाटा छा गया। गर्मियों के करीब, दिन लंबे और रातें छोटी थी। जियाओ कियाओ ने झपकी की आदत जब वह सोती थी, तो वेई शाओ भी ड्रैगन बेड पर उसे देखने के लिए नीचे बैठ जाता था। सम्राट बनने से पहले वह पूरे साल अंतहीन लड़ाई करता था। उसके साथ बिताया गया समय बहुत कम था और दूरी बहुत अधिक थी। जब फीफी का जन्म हुआ तो वह उसका साथ नहीं दे पाया। सम्राट बनने के बाद वह राज्य के कामों में व्यस्त हो गया, जल्दी निकल गया और देर से लौटा। उसके पास समय और भी सीमित हो गया। उसने नाराजगी का एक भी शब्द नहीं कहा। महारानी डोवेजर ताइहू का समर्थन करते हुए, फाई को बढ़ाते हुए, अभिमानी या असाधारण रूप से कुलीन महिलाओं के समूह का नेतृत्व करते हुए उन्हें वसंत में शहतूत के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, और अगर वह और गोंगसुन यांग ने उसे संकल्प लिया तो वह हाफिज कर रहा था। प्रेस करना चाहिए। रेशम के पर्दे के रूप में सिकाड़ा विंग्स के रूप में पतला हो गया। वी शाव ने जियाओ कियाओ को बिस्तर पर सोते हुए देखा, जब तक कि वह धीरे धीरे सुन्न हो गया। एक विचार अचानक उसके दिमाग में पॉप हो गया, यह देखते हुए कि सभी महल सेवक हॉल के बाहर खड़े हो गए थे। उन्हें सांस लेना बंद कर दिया। उसके पंजे चुपचाप कंबल के एक कोने को उठा लेते हैं, जिससे नरम बर्फ सफेद पैरों की एक जोड़ी का खुलासा होता है जो अनसुना हो गया था। उसने अपने नरम पैर की उंगलियों को थोड़ा चाटा, यह देखते हुए कि उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अधिक चाटने की हिम्मत की,
प्रत्येक पैर की अंगुली को एक एक करके चाट लिया। फिर उसके पैर के एकमात्र उतने ही खुश हो गए। एक विस्मय में उसने अपने पैरों की खुजली के तलवों को महसूस किया, लेकिन वह अपने पैरों को थोड़ा कल कर रही थी। पेड़ हल्के से ब्रोकेड पर तकिया के पास गया, फिर उसके करीब झुक गया। कपड़ों की एक पतली परत के माध्यम से उजागर किए गए नरम स्तनों को चाटने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकाला। जटिल, नरम, विशाओ नशे में। वह उत्साह से काम उठा और अधिक सावधानी से इसका आनंद लेने ही वाला था कि अचानक महल के बाहर सरसराहट भरे कदमों की आवाज सुनाई दी। महाराज, महामहिम। कई पर्दों के पीछे से महल की एक नौकरानी ने धीमी आवाज में पुकारा। जियाओ कियाओ ने अपना गला साफ किया और गहरी सांस ली। उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थी। आखिरकार वह अपनी नींद से जाग गई। वेई शाओ ड्रैगन बेड से सीधे नीचे कूद गया और बिस्तर के नीचे छिप गया। क्या चल रहा है? जब टियो कियू जागी तो उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी सी कोमलता थी। महारानी को रिपोर्ट करते हुए जनरल गू ने किसी को संदेश देने के लिए भेजा, जिसमें कहा गया था कि कल ग्रैंड एम्प्रेस ड्वाजर और छोटी राजकुमारी महल लौटने के लिए तैयार हो गई हैं और जल्द ही पहुंच जाएंगी। टियो कियू ने कहा, क्या आपने महामहिम को अभी तक सूचित कर दिया है? मैंने पहले ही संदेश दे दिया है। जियाओ कियाओ धीरे से उठ बैठी। उसका दिमाग अभी भी चकरा रहा था। वह अभी अभी सोई थी और उसे अपने पैरों में गुदगुदी महसूस हुई, जैसे कोई ब्रश उन्हें रगड़ रहा हो। अब जब वह जाग गई थी तो उसे लगा कि उसके पैर थोड़े गीले थे और उसकी छाती। उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी ब्रा भी भीगी हुई थी। उसने एक पल सोचा और महल की नौकरानी से पूछा, क्या अभी कोई अंदर आया था? नौकरानी ने पर्दा उठाया। महाराज, वहां कोई नहीं है। जियाओ कियाओ हैरान थी और बहुत उलझन में थी। अचानक उस बिल्ली को याद करके उसने अपना सिर नीचे करके देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। उसने फिर पूछा। महल की नौकरानी ने थोड़ी देर तक खोजबीन की और फिर जवाब दिया, अभी तो ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी महल में है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चली गई। जियो कियाओ ने थोड़ी देर के लिए सोचा। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह सोते समय पसीना बहा रही थी। अब वह चिंतित थी कि बिल्ली का बच्चा भाग जाएगा और परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए उसने जोर से महल के नौकरों को बुलाया और वह अपनी दादी का स्वागत करने के लिए तैयार करने के लिए खड़ी हो गई। आंखें चौड़ी और भूरा महारानी डॉवेर के परोपकारी चेहरे पर झपकी के बिना उसकी अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को वापस रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में वह शायद इसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं सकता था। वह थूथन ग्रैंड महारानी डॉवेज के सामने एक शब्द कहे बिना महल के नौकरों को भी हिलाता हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब सम्राट ने ग्रैंड एम्प्रेस डॉवेर के हाथ को पकड़ लिया तो आंसू की 2 धाराएं फिर से गिर गईं। अंत में उसने अपना चेहरा अपने घुटने पर दफन कर दिया और लंबे समय तक उसने मैडम टू को देखने से इनकार कर दिया। वह महल से सिर्फ आधे महीने पहले ही बाहर गई थी और अब जब वह वापस आ गई थी तो सम्राट बहुत उत्साहित था, मानो उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, मानो वे लंबे समय के बाद फिर से मिले हों। उसने अपने संदेहों को दबा दिया और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया, उसे सांत्वना दी। जब दादी झोंग ने यह देखा तो उसने जल्दी से सभी महल के नौकरों को बाहर निकाल दिया। जियो कियाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर फीफी का हाथ पकड़ा और उसे पहले बाहर ले गई। फीफी अपना सिर घुमाती रही, अपने पिता को देखती रही जो दादी ताई हुआंग के घुटनों पर अपना चेहरा रखकर घुटनों के बल बैठे थे। जियो कियाओ द्वारा उसे दूर ले जाने के बाद उसने धीरे से पूछा, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? टियो कियू ने अपनी शंकाओं को दबा लिया और अपने बेटे को जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, आपके पिता को दादी से कुछ कहना है।
अंदर जाकर श्रीमती तू ने धीमी आवाज में कहा, थियोनी, क्या हुआ, क्या चल रहा है? दादी के मुंह से कोमल शब्द थियोनी सुनकर, जो सम्राट को सुने हुए काफी समय हो गया था, वह रोक नहीं सका और रोते हुए जवाब दिया, दादी, दादी, दादी अभी भी यहाँ है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। थियोनी गलत थी। गलत? मैडम तू आश्चर्यचकित थी। थियोनी ने क्या गलत किया? सम्राट ने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाता रहा। उसका हाथ पहले की तरह ही उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था। उसका चेहरा अभी भी उसके घुटनों में दबा हुआ था, जैसे कोई भटकता हुआ यात्री बहुत दिनों से खोया हुआ था और आज आखिरकार घर वापस आ पाया हो। मैडम तू को समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन अपने पोते को अचानक इस तरह देखकर उसका दिल भी भारी हो गया। युवा से लेकर वृद्ध तक, भले ही उसने अपने पिता को खोने का दर्द झेला हो, लेकिन उसने कभी भी उसके सामने इतनी तीव्र भावनाएं नहीं दिखाई थी। इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा, केवल अपने पोते के चौड़े कंधों को गले लगाने के लिए थोड़ा नीचे झुका। उसके हाथ ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, चुपचाप उसे सांत्वना दी। वेई शाओ उदासीनता से दहलीज पर बैठ गया। सम्राट को देख रहा था, जो इतने लंबे समय से अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए था। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे, जैसे कि वह अपने दिल में सिसकियां नहीं रोक पा रहा था। वह थोड़ा स्तब्ध था और फिर ठंडी सांस लेते हुए बोला, सौभाग्य से इस जीवन में मैं बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं इस दुनिया में जीने का चेहरा कैसे पा सकता था? ठीक है, तुम भाग्यशाली हो, मूर्ख। मैं तुम्हें अपनी दादी के साथ रहने दूंगा। मैं पहले अपनी बेटी के साथ खेलने जाऊंगा। उसने सम्राट की पीठ की ओर देखा, जिसमें उसकी तिरस्कार भरी निगाहें साफ दिख रही थी। फिर वह खिड़की से नीचे कूद गया। मैडम टू ने उसकी लाल आंखों को ध्यान से देखा। उसके होठों के कोने एक प्यारी सी मुस्कान से भरे हुए थे, लेकिन उसने पूछा नहीं। सम्राट को भी पता था कि वह अपना धैर्य खो चुका है। अपने जीवन में, चूंकि उसने 12 वर्ष की आयु में अपने पिता और बड़े भाई को खो दिया था, उसकी दादी न केवल उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश की किरण थी, बल्कि उसके दिल में वह एक दयालु और अपूरणीय रिश्तेदार भी थी। उस वर्ष, जब वह 22 वर्ष का था, वह अभी भी लड़ाई में था, और इससे पहले कि वह तैयार भी होता, उसकी दादी का निधन हो चुका था। जब तक वह जल्दी से वापस लौटा, तब तक 1 महीने से अधिक समय हो चुका था, और उसकी दादी का निधन बहुत पहले हो चुका था। तब से कोई भी उसके दिल की गहराई में नफरत के दुष्ट जानवर को दबा नहीं सका। वह नियंत्रित था, उसकी महत्वाकांक्षा और इच्छा अनंत तक फैली हुई थी। युद्ध और विजय का उपयोग करके अपने जीवन के अंत तक अपने सुख को लंबा खींचता रहा। जब तीर उसके गले में लगा, उसी क्षण वेई शाओ ने आकाश की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत थक गया था। जो चीजें वह पहले चाहता था, जो चीजें वह वास्तव में नहीं चाहता था, वे धीरे धीरे आदत से आ गईं। उसके पास अपने कदमों को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उस दुनिया में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह एक अकेला व्यक्ति था। अब उसकी दादी, जो कई वर्षों से यिन और यांग के अलगाव के कारण उससे बहुत दूर थी, आखिरकार उसके सामने जीवित दिखाई दी। उसकी कोमल मुस्कान उसे धीरे से परिचित नाम शाओ एर से बुला रही थी। बस उस पल में पत्थर में बंद भावनाएं उसके दिल से बाहर निकलने लगीं, खोल से जोर से टकराने लगी और टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगीं। वह कैसे रोए बिना रह सकता था? उसे ताजे खून की गंध की आदत थी, लेकिन कई सालों से उसे अपने आंसू चखने का मौका नहीं मिला था। आज आखिरकार उसे दूसरी बार उनका आनंद लेने का मौका मिला। यह पता चला कि इस दुनिया में सभी व्यंजन उतने मार्मिक नहीं थे, जितने आंसुओं की खुशबू दिल में उतर गई थी।
अचानक सम्राट को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। बस एक पलक झपकते ही उसे अपने पिछले जीवन में अनुभव किए गए समय की तरह एक अवास्तविक एहसास भी हुआ। अंत में यह सिर्फ एक सपना था। अब एक दुःस्वप्न से जागने पर अब सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। दादी, उसने शांत होने की कोशिश की और सोच समझकर समझाया, पिछले कुछ दिनों से दादी यहाँ नहीं थी। मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपना देखा कि दादी मुझे छोड़कर चली गईं और मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा। मैंने भी कई गलत काम किए हैं और मुझे अतीत में किए गए अपने कामों का भी पछतावा है। इस सपने से जागने पर जब मैंने अपनी दयालु दादी को देखा तो मैं उनके सामने इस तरह अपना संयम खोने से खुद को रोक नहीं सका। मैडम टू ने उसे गौर से देखा और जवाब में मुस्कुराई, यह अच्छी बात है। दादी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है। वेई शाओ फेई फेई के साथ खेल रहा था। अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसने अपने गोल मटोल शरीर को इधर उधर घसीटा, कूदने और जमीन पर लौटने की पूरी कोशिश की, जिससे फेई फेई जोर से हंस पड़ी। उस पल छोटी लड़की ने कहा, पिताजी। वेई शाओ ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन फिर उसके गले से एक म्याऊं की आवाज आई। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया तो पता चला कि उसकी बेटी उसे छोड़कर भाग गई थी। कुछ ही दूर पर सम्राट की आकृति जियाडे पैलेस से बाहर निकल गई। वेई शाओ वहीं रुक गया। उसका मुंह खुला हुआ था। वह हाँफ रहा था, ईर्ष्या से फीफी को देख रहा था, खुशी से उस व्यक्ति को पिता कहकर पुकार रहा था और हवा की तरह वापस भाग रहा था। पिता! फीफी तेजी से सम्राट के सामने भागी और फिर रुक गई। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखें साफ और चमकीली थीं। उसका छोटा चेहरा मनमोहक था और उसकी मुस्कान मीठी थी। उसने सम्राट की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पिताजी, जब मैं दाई मिन्ह मंदिर में थी तो मुझे हर दिन अपनी माँ की याद आती थी और मुझे आपकी भी बहुत याद आती थी। सम्राट ने अपनी ओर दौड़ती हुई आती हुई सुंदर लड़की को देखा, एक क्षण के लिए झिझका, फिर नीचे बैठ गया और अपनी बाहें उसकी ओर फैला दीं। पिता! सम्राट द्वारा गले लगाए जाने के बाद फीफी ने खुद को उसके सीने में फेंक दिया। उसकी दो कोमल छोटी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं और वह उसके गालों को चूमने के लिए झुकी। छोटी लड़की की कोमल खुशबू से सम्राट चौंक गया। फीफी ने उस सम्राट के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा। उसकी माँ ने उसके गालों को चूमा और कहा कि यह प्यार का प्रदर्शन था। बच्चा भी अक्सर अपनी माँ के चेहरे पर सूर्यास्त देखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सम्राट भी माँ को प्यार करता है। बच्चे को माँ पसंद है, बच्चे को सम्राट भी पसंद है। पिताजी, मैंने आपको अभी रोते हुए देखा। छोटी लड़की को अभी भी अपने पिता की शक्ल याद थी। फेई फेई ने अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसकी बड़ी गोल आंखें चिंता से चमक रही थी। पिताजी, आप उदास क्यों हैं? सम्राट क्षण भर के लिए अवाक रह गया। पिताजी, फीफी नहीं चाहती कि आप दुखी रहें। छोटी लड़की ने अपनी छोटी बाहें फैलाईं, उनके गालों को छूते हुए मानो उन्हें धीरे से सांत्वना दे रही हो। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। माँ ने कहा कि दादी ने मेरा नाम दुख को भूलने के लिए रखा है। माँ भी अक्सर मुझसे कहती है कि मैं एक लापरवाह राजकुमारी हूँ। अगर पिताजी दुखी हैं, तो बस फीफी को बता दीजिए, फीफी आपकी मदद करेगी। सम्राट ने चुपचाप उस छोटी लड़की को देखा जो उसकी गर्दन को गले लगा रही थी, उसे सम्मान के साथ सांत्वना दे रही थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब, नरम और खट्टा एहसास पैदा हुआ, धीरे धीरे उसके दिल में भर गया। यह उसकी बेटी थी, इस जीवन में उसके वेई शाओ की बेटी, एक लापरवाह राजकुमारी। उसने पलकें झपकाईं,
अपनी आंखों में चुभन को दबाने की कोशिश की। उसे देखकर मुस्कुराया, धीरे धीरे अपनी बाहों में छोटी लड़की को गले लगाना। रात हो गई और सम्राट महल में लौट आया। ट्यूक्यू ने हमेशा की तरह उसकी शर्ट उतारने में मदद की। फीफी कहाँ है? सम्राट ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, रोशनी में उसके चेहरे को ध्यान से देखा। कपड़ों के रगड़ने की आवाज सुनी जब वह उसकी कमीज उतारने में मदद कर रही थी। उसने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर का सन्नाटा उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। एक पल के लिए शांत होकर उसने अनजाने में अपना मुंह खोलने और पूछने का नाटक किया। फीफी पहले से ही सो चुकी है। ज्यो क्याओ ने उत्तर दिया। दिन के समय फेई फेई शाही उद्यान में बिल्ली के बच्चों के साथ खेलती थी और शाम के समय जुआन नियांग उसे वापस ले आया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। रात को नहाने के बाद वह थक गई थी और जल्दी सो गई। सम्राट ने ओह की आवाज निकाली। कुछ और कहना चाहा लेकिन उस समय समझ नहीं आया कि क्या कहना है। ज्यो क्याओ ने उसके लिए अपना कोट उतार दिया और मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। महाराज, क्या आप नहाने जा रहे हैं? सम्राट ने कोई हरकत नहीं की। वह बस उसे देखता रहा और अचानक अपना हाथ उसके गाल को छूने के लिए उठाया। जैसे ही उसका हाथ दूसरे व्यक्ति की त्वचा को छूने वाला था, एक सफेद छाया चमक उठी। कौन जाने कहां से बिल्ली उछली और सुंदरता के प्याले से टकराई। प्याला धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सम्राट रुक गया और उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि बिल्ली उसके और महारानी के बीच खड़ी है, महारानी को नजरों से बचा रही है। उसकी आंखें घंटियों की तरह खुली हुई हैं। उसके शरीर का सारा फर खड़ा हुआ है। उसकी आंखें उसे घूर रही हैं, मानो वह किसी भी क्षण उस पर झपट कर उसे खरोंच सकती है। वेई शाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। महारानी डोवगर महल में वापस आ गई थी। इस बिल्ली को भी जिया डुक महल में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आज यह फीफी से चिपकी रही और जाने से इनकार कर दिया। फीफी भी चिल्लाई, चाहती थी कि वह उसके साथ सोए। ज्यो क्याओ खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए उसने महल की नौकरानी से कहा कि वह अपनी बिल्ली का घोंसला फेई फेई के बेडरूम में ले आए। उसे लगा कि वह सो गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इस तरह बाहर भागी, चीजों को गिराया और लोगों को डराने के लिए बाहर कूद पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसमें पहले से ज्यादा अंतर्ज्ञान था, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही थी। यह सिर्फ अफसोस की बात थी कि वह इंसानी भाषा नहीं बोल सकती थी। जियाओ क्याओ दंग रह गई। सम्राट को अचानक छींक आई। उसने झुंझलाहट भरे भाव से अपने कंधे उचका दिए। जियाओ क्याओ भी तुरंत समझ गई, क्योंकि बिल्ली उसके बहुत करीब झुकी हुई थी, जिससे दूसरे व्यक्ति को एलर्जी हो रही थी। वह जल्दी से बिल्ली के बच्चे को गले लगाने के लिए नीचे झुकी, जोर से महल के नौकरों को अंदर आने और बिल्ली को ले जाने के लिए कहा, जो लगातार संघर्ष कर रही थी। उन्हें महल का दरवाजा कसकर बंद करने का निर्देश दिया। सावधान रहें कि वह फिर से अंदर न भाग जाए। बिल्ली को जबरन बाहर निकाल दिया गया। जियाओ क्याओ जल्दी से अपने हाथ धोने चली गई। फिर उसने खुजली रोधी मरहम लिया और सम्राट से कहा कि वह बैठ जाए और अपने कपड़े उतार दे। निश्चित रूप से बस एक पल में उसकी गर्दन और छाती पर छोटे छोटे लाल दाने दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत खुजली हो रही थी। उसका मुंह सीटी बजाता रहा और वह अपने हाथ को खुजलाने के लिए बढ़ाए बिना नहीं रह सका। खुजलाओ मत। ट्यूक्यू ने उसे रोका। उसकी त्वचा पर लाल धब्बों पर सावधानी से कुछ मरहम लगाया, फिर धीरे से उसे समान रूप से रगड़ने में उसकी मदद की। ठीक है, बस थोड़ा सहन करो, अब खुजली नहीं होगी। बोलते समय उसने छोटी जेड मरहम की बोतल पकड़ी। जैसे ही वह खड़ी होने वाली थी,
सम्राट ने पीछे से उसका एक हाथ कसकर पकड़ लिया। जियाओ कियाओ रुक गई और उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सम्राट चुपचाप उसे ऐसे ही देखता रहा। उसकी हथेली उसके हाथ को पकड़कर उसे धीरे से सहला रही थी। जियाओ कियाओ थोड़ा कांप उठी। उसने अपना हाथ दूर खींचने की कोशिश की और कहा, मैं मरहम की बोतल दूर रख दूंगी। उसने हंसते हुए कहा। सम्राट ने अचानक उसे जोर से खींचा। जियाओ कियाओ उसकी छाती में गिर गई, उसकी गोद में बैठ गई। उनके चेहरे एक दूसरे के करीब झुक गए। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं। उसके चेहरे पर गर्म हवा चल रही थी। क्या गलत? ट्यू क्यू स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने पूछा। सम्राट ने बिना पलक झपकाए या अपना मुंह खोले उसे देखा। अचानक वह उसे ड्रैगन बेड पर ले गया। उसके होंठ उसके माथे पर दबाए और उसकी आंखों तक नीचे की ओर बढ़ता रहा। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। उसके तुरंत बाद एक सतर्क जांच वाला चुंबन था। उसकी बुदबुदाती आवाज उसके कान में गूंज उठी। उसकी पलकें थोड़ी कांप उठीं। उसके होंठ धीरे धीरे नीचे चले गए। आखिरकार उसके होठों को छूते हुए हर इच्छा का एक हिस्सा मुक्त होता हुआ प्रतीत हुआ। ताकत भी मजबूत होती गई। आखिरकार जब उसने उसके होठों को अलग करने की कोशिश की तो ट्यू क्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ी। सम्राट ने फिर धीरे से उसके हाथ को चूमा। पीछे देखने के लिए अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बहुत खुश नहीं लग रही थी। रानी, वह एक पल के लिए रुका। यार यार, उसने उसे प्यार से पुकारा, प्रत्येक शब्द मानो विचार कर रहा हो। क्या गड़बड़ है? तुम मेरे पति नहीं हो। ट्यू क्यू ने उसे घूर कर देखा। तुम कौन हो? सम्राट चौंक गया। उसकी आंखों की खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने उसे जाने दिया और उठकर बैठ गया। बहुत देर तक मौन रहा। मैं हूं। सम्राट ने अंततः उत्तर दिया। उनके शब्द अस्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारा वह पति नहीं हूं। सम्राट ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैं हूं, लेकिन इस जीवन का मैं नहीं हूं। मैं तो पहले ही मर चुका था। एक तीर मेरे गले में घुस गया था। लेकिन उस अफरा तफरी में जब मैं जागा तो पहली आंखें जो मैंने देखीं वे उसकी थीं। वह धीरे से बोला। ट्यू क्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उस भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद ट्यू क्यू को एहसास हुआ कि उसके तकिए के पास बैठा व्यक्ति अलग था। उसे लगा जैसे उसका पति एक अलग व्यक्ति में बदल गया है। वह अभी भी वेई शाओ था, लेकिन वह वेई शाओ नहीं था जिससे वह इतनी परिचित थी। उसके दिल में संदेह और भी बढ़ गया और आखिरकार वह खुद को सीधे पूछने से नहीं रोक सकी। उसे इस तरह जवाब देते हुए सुनकर उसके सारे संदेह आखिरकार स्पष्ट हो गए। वह धीरे से उठकर बैठ गई। तो मेरा पति कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सम्राट ने उसे गौर से देखा। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। जब मैं जागा, मैं इस शरीर में था। दादी अभी भी जीवित है। वे मेरे पास है। हमारे पास अभी भी फीफी है। अपने पिछले जीवन को याद करना एक दुःस्वप्न जैसा है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या झेला है। मैन। उसने उसका नाम पुकारा। एक बार फिर उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन ट्यू क्यू ने जल्दी से उसे दूर कर दिया। तुम मेरे पति नहीं हो। उसने अपना सिर हिलाया। मेरा पति कहाँ है? वह कहाँ गया? उसने फिर पूछा। सम्राट की आंखें अभी भी चुपचाप उसे देख रही थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। तुम मुझसे डरते हो,
उसने उससे पूछा। उसकी आवाज अभी भी पहले की तरह कोमल थी। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। ट्यूक्यू ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या तुम मुझे अतीत में नफरत के कारण तुम्हारे कियाओं परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराते हो? मेरे प्रिय, मैं इस जीवन में फिर वैसा नहीं होऊंगा। अपने पिछले जीवन में मैंने उन सभी को मार डाला जिन्हें मैं मारना चाहता था, लेकिन मुझे कभी भी सहजता महसूस नहीं हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि सहजता कैसी होती है। आज तक हम धीरे धीरे समझते हैं। मैं इस जीवन में अपने आप पर अफसोस भी करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ, यहाँ तक कि ईर्ष्या भी करता हूँ। भले ही वह मैं ही था, लेकिन दो जिंदगियों के मैं को ऐसी अलग अलग चीजों का सामना क्यों करना पड़ा? उसका स्वर धीरे धीरे उत्तेजित हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस छोड़ी। जियो कियाओ ने अपने सामने मौजूद खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा, एक ऐसा चेहरा जिससे वह इतनी परिचित थी कि वह अपनी आंखें बंद करके भी उसे चित्रित कर सकती थी, और धीरे से बोली, अब तुम समझ गई हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वहीं वापस चले जाओ। उसने फिर भी अनसुना कर दिया। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ। जहाँ वह है, इससे मुझे खुशी और संतुष्टि मिलेगी। यह एक ऐसा एहसास है जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। शायद वह वापस नहीं आएगा, या शायद वह पहले ही मेरे साथ एक हो चुका है, क्योंकि मैं वह हूँ, वह मैं हूँ। जब उन्होंने यह कहना समाप्त किया तो उनका स्वर और भी दृढ़ हो गया। तुम वही हो, और इस जीवन का वह भी तुम्हारी छाया धारण करता है। बात बस इतनी है कि तुम वो पति नहीं हो जिससे मैं अब भी प्यार करती हूँ। यह सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। जब भ्रम दूर हो जाएगा, तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ट्यूक्यू ने फिर कहा। उसकी आंखें अभी भी चुपचाप उसे देख रही थी। अचानक उसने उसे अपनी छाती में खींच लिया, दूसरी बार उसके होठों को चुमा। मैं वह हूँ, वह मैं हूँ। तुम्हें यह मानना होगा कि उसने फिर से उसके कान में दोहराया, इस बार एक अदम्य शक्ति लेकर। उसने उसे कसकर गले लगाया, जैसे कि वह उस व्यक्ति को अपने शरीर में समाहित करना चाहता हो। जियो कियाओ एक जानी पहचानी खुशबू में लिपटी हुई थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, वह विरोध करने में असमर्थ थी। वेई शाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बड़ी मुश्किल से महल की दक्षिणी खिड़की की चौखट तक रेंगते हुए, एक छेद करते हुए। जब उसने इस समय बिस्तर पर दृश्य देखा, तो उसका पूरा शरीर तुरंत भड़क उठा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने न केवल अपनी दादी को चुराने की हिम्मत की, बल्कि उसने अपनी छोटी राजकुमारी को भी चुरा लिया। हालांकि वह बहुत असहज था, फिर भी वह इसे सहन कर सकता था। फिर भी इस समय उस आदमी ने उसकी खूबसूरत महारानी को चुराने की हिम्मत की। भाड़ में जाए। वेई शाओ ने जोर से म्याऊं की। उसने सलाखों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए। वह कई मीटर दूर कूद गया। उतरने के बाद वह एक खूंखार बाघ की तरह कूद गया, क्रूर सम्राट की ओर दौड़ा जिसने जियो कियाओ को कसकर पकड़ रखा था। पति, पति! उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर वेई शाओ का खून और भी खौल उठा। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए। उसके गले से अभी भी कुछ आह की आवाजें आ रही थी, जैसे वह फिर से निस्वार्थ भाव से लड़ने वाला था। उसके गाल पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे कुछ बार थपथपा रहा हो। हे, 2 बार। आदमी को जाने दो। वह गुस्से से चिल्लाया और अपनी आंखें चौड़ी करके बैठ गया। ट्यूक्यू बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके द्वारा चौंक कर कांपने की स्थिति में,
लगभग ड्रैगन बिस्तर से गिरने वाली थी। उसने अपनी छाती को रगड़ा और उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे जाने दिया क्या? जब वह सो गया तो उसने दांत पीसकर मुझे कई बार लातें मारी। वेई शाओ का दिल मानो उसके गले से बाहर निकल आया हो। वह सांस लेने के लिए हांफने लगा, धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए। जब उसकी नज़र टियू कियू से मिली तो उसने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अचानक अपना सिर नीचे कर लिया, अपने हाथों और पैरों को देखा। उसकी आवाज़ अभी भी कांप रही थी। यार यार, क्या मैं मनुष्य हूँ या अभी भी बिल्ली हूँ? क्या हम यहाँ हैं? मुझे छू, क्या यह मैं हूँ? उस व्यक्ति के साथ कुछ देर तक उलझे रहने के कारण टियू कियू इतनी थक गई कि लेटते ही उसे नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में सो रही थी तो उस व्यक्ति ने उसे अप्रत्याशित रूप से लात मारकर जगा दिया, जिससे वह लगभग बिस्तर के अंत में उड़ गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह वहां लेटा हुआ है, अपने हाथ पैर हिला रहा है। उसका चेहरा भयंकर है, उसके मुंह से अभी भी कुछ आह की आवाजें निकल रही हैं। वह अपने दांत पीस रहा है, बेहद डरावना है। तभी वह दौड़कर उसके पास गई और जल्दी से उसे जगाया। उसे अपने दिल में थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन उसे अभी अभी जागते हुए देखकर, उसका चेहरा पीला और माथे पर पसीना देखकर उसे दिल का दर्द हुआ। उसने उसका पसीना पोंछने के लिए रुमाल लिया, उसके पास बैठी और पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या सपना देखा था जिससे तुम इतना डर गए? आज कौन सा दिन है? उसने उससे पूछा। उसकी आंखें अभी भी उस पर टिकी थी। 8वां, क्या आपने कल रात ही चट्टान पर लिखी हुई लिखावट और बुद्ध की मूर्ति को दाई मिन्ह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया है? टियू कियू ने सिर हिलाया। क्या पूर्वज अभी भी दाई मिन्ह मंदिर में हैं? मैं कल वापस आऊंगा। हम बस सो गए। जियाओ कियाओ ने उसे गुस्से से घूरा। क्या तुम आज सुबह वापस नहीं आए? तुमने मुझे घसीटने पर जोर दिया। वह रुक गई। उसने देखा कि वह अचानक अपना हाथ उठाता है और खुद को कुछ बार चुटकी काटता है, आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उन्हें फिर से खोलता है, सीधे बिस्तर से कूद जाता है और पागलों की तरह हंसता है, इस बात की परवाह किए बिना कि वह नंगा था। जियाओ कियाओ उससे चौंक गई, गुस्से से बोली, वेई शाओ, अगर तुम इसी तरह पागल बने रहे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। यार यार, यार यार, बढ़िया, मैं अब भी वही हूँ। तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। वेई शाओ उसके पास गया, उसे गले लगाया और उसे ड्रैगन बेड पर मुंह के बल गिरा दिया। टियू कियू को परवाह नहीं थी कि वह उसे मारता है या नहीं, बस उसे कसकर गले लगाया, लगातार उसका चेहरा चूसता रहा, उसकी बाहों में लोटता रहा। यार यार, मुझे मारो, जोर से मारो। मुझे जितनी जोर से मार सकते हो मारो, मुझे जगाने के लिए मारो। जियो कियाओ ने दो ओह ध्वनियां निकाली। उसका मुंह पहले से ही उस व्यक्ति द्वारा सील कर दिया गया था। दोपहर के बाद सम्राट और महारानी जाग गए, लेकिन वे दोनों अभी भी महल में थे और बाहर नहीं आए। अंधेरा होने तक सम्राट द्वारा कमरे में रात का खाना लाने का आदेश दिया गया था। प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को उनके साथ कुछ चर्चा करनी थी। जुआन क्यूई में बैठकर लंबे समय तक सम्राट की प्रतीक्षा करते रहे और अंत में इसे सहन नहीं कर सके और महल के नौकरों को गुआंगहुआ पैलेस तक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया। मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। आज मैंने एक बहुत बुरी घटना का अनुभव किया है। मुझे ठीक होने के लिए 1 दिन और 1 रात आराम करना होगा। चलो इसे कल के लिए छोड़ देते हैं। सम्राट को अपने अच्छे काम में बाधा उत्पन्न हुई। उसने पर्दा उठाया और बाहर जोर से चिल्लाया। भयभीत महल के सेवकों ने जल्दी से झुककर जवाब दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, सम्राट को अचानक कुछ याद आया। इसके अलावा
महारानी की बिल्ली पर भी कड़ी नजर रखें। इसे क्वांग हुआ महल के पास न आने दे। अगर तुमने एक कदम भी आगे आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सम्राट की गरजती आवाज महल के अंदर गूंजती रही और लगातार जारी रही।